विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया जाए। इसके लिए भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत पार्टी का पूरा फोकस हर वर्ग को साधने पर है। खासकर भाजपा विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया और सहरिया के सहारे मिशन 29 को पूरा करने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है और 2019 के चुनाव में भाजपा ने सुरक्षित सभी सीटों को जीता था। लेकिन पार्टी इस बार भी पूरी ताकत के साथ इन सीटों को जीतने के लिए जुटी हुई है और इसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। 47 सुरक्षित सीटों में से 22 पर कांग्रेस को विजय मिली है। यही कारण है कि भाजपा विशेष पिछड़ी जनजाति पर भी फोकस कर रही है और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन के तहत मध्य प्रदेश सरकार विशेष जनजाति के विकास के लिए 18 जिलों में से 201 नए वन धन केंद्र खोलने जा रही है और प्रदेश में बेगा, सहरिया और भारिया विशेष जनजातियां घोषित है। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी है, भाजपा प्रवक्ता। अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रईसा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी है, संयुक्त सचिव आप। विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मंजरी जैन जी आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतने के लिए पूरी रणनीति बनाने पर काम कर रही है और यहाँ पर अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित 6 सीटें हैं उन्हें साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तय कर ली है। मंजरी जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पुनः आऊंगी आपके पास मंजरी जी, पुनः आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अमित चौरसिया जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं कांग्रेस का साथ विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आदिवासियों ने तब भी नहीं छोड़ा था। 47 सुरक्षित सीटों में से 22 पर कांग्रेस को विजय मिली थी। क्या लगता है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी उन 22 से जो 22 का जो आंकड़ा है उसे छू पाएगी और उसको आगे ले जा पाएगी? देखिए, बिल्कुल बेशक हम आगे बढ़ रहे हैं धर्मिष्ठा जी। और जिस मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव गया उस इको आ रहा है इसमें साउंड में, थोड़ा सा देखिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो आदिवासी सीटों की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आदिवासी वर्ग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। पेशा कानून की बात हो तो कागजों तक ये सिमट कर रह गया और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्रांडिंग और रीब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग की राजनीति करने में माहिर है और ये बात आदिवासी जनता भी समझ रही है, इस मध्य प्रदेश के पिछड़ी आबादी भी समझ रही है और महिलाएं भी समझ रही है। जिन महिलाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो वादा करा था, जो वचन दिया था कि सरकार बनाइए 3,000 रुपए लाडली बहना का तुरंत खाते में आना चालू हो जाएगा, आज कहाँ है वो पैसा? गैस की टंकी की बात करें, 450 रुपए की टंकी मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आज प्रधानमंत्री जी 100 रुपए कम कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं समझता हूँ इतनी शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व, आपने देखा आदिवासी सभ्यता के ऊपर जो मूत्र विसर्जन करने का काम किया, तो आदिवासी समाज इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, कांग्रेस शासन में मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट आरटीआई का अधिकार, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिला और ये सारी सुविधाएं जो अधिकार आम मतदाता और आम नागरिक तक था, वो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छीनने का काम किया। हम अगर बात करें तो आज मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्जे में डूबा हुआ है। आज कोई प्लानिंग, कोई विजन मोहन यादव जी की सरकार के पास में नहीं। वही शिवराज सिंह चौहान जी के पश्चिम पर मोहन यादव जी चल रहे हैं, वही इवेंट मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी को तैयार कर दिया। रोज देखिए अखबारों में विज्ञापन भरे हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कल इंदौर के अंदर इतनी शर्मनाक घटना घटी, महिलाओं को बंधक बनाया गया। भूखी प्यासी महिलाएं छोटे बच्चों के साथ में नेहरू स्टेडियम के अंदर वॉकथॉन करके एक आयोजन भाजपा सरकार ने रखा था और प्रचार की भूख है जो भाजपा की मिटने का नाम नहीं ले रही। मोहन यादव जी 4 घंटे उस कार्यक्रम में लेकर आए। 3 बजे से महिला कड़कती धूप के अंदर नेहरू स्टेडियम में बंधक बनाई हुई थी प्रशासन। तो ये तो भाजपा की कार्यशैली है और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। पिछड़ी आबादी को जो 27% आरक्षण का वचन कमलनाथ जी ने दिया था, आज वो 27% का आरक्षण नहीं है। युवा बेरोजगार है, पटवारी भर्ती का भी सामने है,
तो युवा इस प्रदेश का बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, और आदिवासियों के साथ जो छल करने का काम किया भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पे, आज उनको जो उनकी जो जमीन है, जमीन और जंगल की जो लड़ाई आदिवासी समाज आज लड़ रहा है, तो ये आदिवासी समाज अच्छी तरीके से समझ रहा है कि भाजपा के साथ जाकर उसका उद्धार होना नहीं है, उसका उल्टा अधिकार उसका छीना नहीं है। ठीक है, भाजपा के साथ जाने में आदिवासियों का उद्धार होना नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। ठीक है, आपके पास पुनः आऊंगी। रईसा मलिक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर हम बात करें 29 में से 6 सीटें जो हैं आरक्षित की गई है, और 6 सीटों पर नहीं, लगभग 10 सीटों पर आदिवासियों की पकड़ अच्छी खासी मजबूत है। ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है वो उसमें कामयाब होगी, या फिर से जिस तरह से 22 सीटें जो थी विधानसभा के दौरान कांग्रेस ने जीती थी, पुनः जीत दर्ज करेगी कांग्रेस पार्टी? जी बिल्कुल, ये गठबंधन की बात है और गठबंधन से घबरा कर ही इस तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पिछले सालों में आदिवासियों के साथ, दलित के साथ और भी बैगा जाति के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इतने अच्छे साधन, सुख सुविधाएं उन्हें या सरकार के द्वारा जो दिए जाना चाहिए थी, योजनाएं उनके लिए नहीं लाए थे, जिस वजह से आदिवासी और बाकी लोग नाराज़ हुए और नाराज़ होकर उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, साथ दिया कांग्रेस के काम देके। तो अभी भी अगर ये एक कैंडिडेट उतार देते हैं उस क्षेत्र से, तो वो एक कैंडिडेट तो उतरेगा, लेकिन जनता उनके अन्याय को और उनके द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को और उस चीज़ों को थोड़ी भुला पाएगी। आपने भी देखा था कि किस तरह से जो कांड हुआ था और फिर शिवराज सिंह जी ने उसको मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पैर धोए थे और किस तरह से वो किया था, साधने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जनता जो थी, जो अब लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। पुराना जमाना नहीं रहा कि किसी को दबाएंगे तो वो दब जाएगा। वो अब अपने अधिकारों को पहचानने लगा है और जानता है कि हम अधिकारों को हमें कैसे लेना है। तो एक लोकसभा सीट से या इस तरह से आंकड़े दे कर कि हम आपको साध रहे हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। इन्हें जो सबका साथ, सबके विकास की बात की थी, वो इन्होंने नहीं लेकर चले। अभी भी अगर देखा जाए तो ये कुछ समाज को, अल्पसंख्यक वर्ग को ये बिल्कुल पूरी तरह से नकार रहे हैं, जबकि उसका काफी बड़ा रोल है। तो वो सब भी इनको देखना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये आज तो इनकी ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के मुताबिक ये टिकट दे रहे हैं। लोकसभा में इन्होंने एक लॉलीपॉप की तरह देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वो उसको जिताने की नियत रखते हैं क्या? एक ये भी सवाल उठता है कि टिकट देने के बाद क्या उन्हें जिताने के लिए नियत है उनकी, या फिर इसी तरह से दबा के रखा जाएगा। अगर आदिवासी दलित कोई घोड़ी भी चढ़ जाता है तो उस पर भी किस कदर अत्याचार किया जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो लोगों की नाराजगी एक टिकट से कम नहीं हो सकती, जहां तक मेरा अंदाजा है। ठीक है रईसा जी, पुनः आऊंगी आपके पास। मंजी जैन जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं 47 में से 22 सीटें ऐसी है जिस पर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का कब्जा हुआ था। कि यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की कवायद कर रही है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी समुदाय के सम्मान के लिए काम किया है, उनके सामाजिक उत्थान के लिए काम किया, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, उनके अंत्योदय का काम किया। मैं समझती हूँ, मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तब जनजातीय मंत्रालय का गठन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसके बाद पैसा कानून एक्ट लेकर आए, जल, जमीन और जंगल की ये बात करते थे, मगर इन्होंने कभी उनको अधिकार नहीं दिया था। वो अधिकार देने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं समझती हूँ कि जितनी योजनाएं आदिवासी समुदाय के जीवन के उत्थान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही है, पहले कांग्रेस ने तो इनको सिर्फ वोट बैंक समझा था, वोट बैंक की तरह इनको उपयोग किया। और अब जनजातीय समुदाय के भाई बहन इस बात को बहुत भली भांति से समझ चुके हैं कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के जो संकल्प है कि अंत्योदय, जो समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान करना, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें मैं कहूंगी शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, पक्का मकान देने की बात हो, उस पक्के मकान में चाहे नल की टोटी से पानी देने का काम है। 14 करोड़ से ज्यादा घरों में हम नल की टोटी से पानी पहुंचा रहे हैं, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए आज आयुष्मान, आज 5 लाख तक का इलाज जो है वो फ्री किया जा रहा है।
तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले रहे हैं। उनके जीवन स्तर को उठाने की सिर्फ बात नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके जीवन स्तर को उठाने को लेकर जितनी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाने का जो संकल्प है पूरा किया है। आज जनजातीय समुदाय के बीच में वो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वो उसका लाभ उठा रहा है। ठीक है मंजरी जी, ये योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में 47 में से 22 सीटें अगर कांग्रेस के पास गई तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग कुछ हद तक तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नहीं, देखिए, पहले तो जो जनजातीय समाज जो है वो पूरा कांग्रेस को ही वोट किया करता था, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा भ्रम फैला के रखा था कि हम जनजातीय समुदाय के हितैषी हैं। लेकिन उसके बाद जब समझ में आया तो जनजातीय समाज का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। उन्होंने देखा कि कैसे इन्होंने सिर्फ वोट बैंक, कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह आदिवासी समुदाय को उपयोग किया था, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी फर्क होता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, और 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है। 29 कमलों की माला जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के गले में यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ उनको पहनाने का काम करेगा, और यहाँ की जनता उन्हें भर भर के आशीर्वाद के रूप में कमल के मंजरी जी, 29 कमल की माला लेकर कार्यकर्ता तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। विलक्षण सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 को पूरा करने की तैयारी कर रही है। भाजपा के इस चक्रव्यूह को क्या कांग्रेस भेद पाएगी, और भाजपा क्या अपने किले को बचाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये सीज का जो पूरा खेल है दोनों पार्टियों के बीच में, ये स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल राइटली, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, हम अगर सिर्फ एसटी सीट्स को ले, जो कि प्रोमिनेंट 6 सीट्स निकल के आती हैं, उसमें से हम देखेंगे कि आप महाकौशल के एरिया की जो 2 प्रोमिनेंट सीट्स निकल के आती है, शहडोल और मंडला, इन मंडला में तो हम जानते ही हैं कि स्थिति क्या रही। फग्गन कुलस्ते जी हार गए एमएलए रहते हुए भी, और अब उनका नाम इस सीट्स के लिए आ रहा है। क्या किस तरह की कंसिडरेशंस वहां पे बिल्टअप हुई है, कैसे उनके लिए रहेगा, ये अलग चीज रहती है। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी पार्टीज जो 2 बैकलॉग क्रिएट करती हैं वो ये है कि आदिवासियों के नाम पर इन दोनों पार्टीज के बाद विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन एक प्रॉपर वैक्यूम क्यों दोनों एड्रेस नहीं कर पा रही, एक प्रॉपर जन नेता दोनों पार्टीज क्यों नहीं दे पाती। बिल्कुल। वहीं अगर आप ध्यान से देखें तो जहां अगर हम जैसे कंसिडरेशंस अगर हम लोगों को दी जाए ऑन द अदर साइड ऑफ मध्य प्रदेश, व्हिच इज योर मालवा रीजन, रतलाम में भाजपा की जबरदस्त पैठ है लोकसभा सीट में, और वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। वहीं ऑन द सेम साइड अगर आप नीचे की तरफ में जाएंगे और मालवा के अदर रीजन्स को एड्रेस करेंगे, जहां पे एससी सीटें आ जाती हैं, जो आपका उज्जैन हो गया, यहाँ पर कंसिडरेशन भाजपा के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि 2 ये भाजपा की खुद की प्रॉपर सीट्स हैं, लेकिन यहाँ से सीएम निकल के आते हैं, तो यहाँ उन्हें जीतना जरूरी है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ जो इक्वल क्लैशेस हमको दिखाई देते पड़ रहे हैं, बिल्कुल, इसमें ये जरूरी है कि टिप और टो कहीं पर भी शिफ्ट कर सकती है। यहाँ पर मंडला जैसा जिला है जहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिस बढ़ रहे हैं। वहीं झाबुआ आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं जहां पर दोनों ही पार्टीज की तरफ से प्रोमिनेंट लीडर्स निकल के आते हैं, विक्रांत भूरिया निकल के आते हैं और उधर से नागर सिंह जी निकल के आते हैं जो अभी वन मंत्री भी हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज एड्रेस कर रही हैं कि हम अपने लीडरशिप्स को इस्तेमाल करके और प्रॉपर्ली उसको करें। वहीं धार में भी जैसे आप देख सकते हो वहां से उमर सिंगर निकल के आते हैं जो कि नेता प्रतिपक्ष है। अगर मैं त्रुटि कर जाऊं तो मुझे क्षमा करिएगा इस मामले में, बट ओवरऑल यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए जरूरी पड़ते हैं कि लोकसभा सीट्स में जो कार्यकर्ताओं ने अभी प्रदर्शन दोनों पार्टीज के लिए किया विधानसभा की तरफ में, उसमें कितना बेटर पर्सपेक्टिव होगा। और क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि एकाधार क्या वो एक कॉमन कॉन्शियंस क्रिएट कर सकती है, और भाजपा ऑन दी अदर हैंड जो कमाल उन्होंने बैतूल में दिखाया, बैतूल लोकसभा सीट यहाँ पे ज्यादा कंसिडरेबल है क्योंकि बैतूल हाईली डेंसली एसटी पॉपुलेटेड होने के बावजूद भी भाजपा वहां पे जबरदस्त पैठ बना सकी और 8 विधानसभा सीट में से 6 उनके हाथ आई। और आज भी अगर आप देखें तो मंत्रिमंडल में भी चाहे कौर विजय शाह हो, चाहे उइके हो, चाहे दुर्गादास उइके हो जिनका अभी नाम में आया है सांसदों की उसमें लिस्ट में भी, इन सभी लोगों ने अपना अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया जिसकी वजह से पूरी लोकसभा सीट में बीजेपी की तरफ की है। तो उनके पास एक लाइन ऑफ डिफेंस तो है। कांग्रेस इसे भेद पाएगी सिर्फ तब जब उसे कॉमन कॉन्शियंस क्रिएट कर सके, और नहीं तो भाजपा के लिए बहुत आसान है कि ब्रांड मोदी की लहर पे राइड करते हुए योजनाओं के बेनिफिट के साथ, खासतौर से लाडली लक्ष्मी योजना और पीएम स्वनिधि योजना, ये 2 हैं जो ग्रास रूट लेवल पे सब पूरी कॉमन पब्लिक एक्नॉलेज कर पा रही है इनको।
इसके बेनिफिट्स भाजपा निकाल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अमित चौरसिया जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि भ्रम फैला रखा था आदिवासियों के बीच में कांग्रेस पार्टी ने, तभी 47 में से 22 सीटें कांग्रेस के पास आई और उसके बाद जब वो भ्रम से बाहर आएंगी तो ये 22 सीटें जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएंगी। देखिए धर्मिष्ठा जी, कमल की जो माला ये कह रही थी 29, वो कमल पूरे तरीके से मुरझा चुका है। वो 10 वर्षों के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जनता को सिर्फ निराशा और हताशा ही मिली और धर्म और जाति में बांटना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है। आज भारी और भारिया के बीच में बांट रहे हैं। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों और पश्चिमी मुसलमानों को अलग कर रहे थे, फिर जब ये सरकार में आ जाते हैं तो मनुस्मृति लागू हो जाती है, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाती है, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य इनमें बांटा जाता है। अमित चौरसिया जी, जातिगत जनगणना की बात तो आप कर रहे हैं, तो जातियों में तो आप भी बांट रहे हैं। लीजिए, तो हम जातिगत जनगणना की मांग करके हम जातियों की बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जातियों को उनका अधिकार देने की बात कर रहे हैं। राहुल जी की बात को लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग ढंग से सुनते नहीं है, क्योंकि सुनना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ ब्रांडिंग और नरेंद्र मोदी जी की भाषणों को सुन के इनका मन बहल जाता है, उनकी मन की बात सुन के ये प्रफुल्लित हो जाते हैं। ये राहुल गांधी जी की बात को इतनी गंभीरता से सुनता नहीं है। अगर सुनते तो आज इतनी बड़ी ड्रास्टिक गलतियां ये लोग करते नहीं। जिस तरह से कोरोना काल में राहुल जी ने कहा था कि समझ जाइए आने वाला समय बहुत खराब है, लेकिन उसका इन्होंने मजाक उड़ाया। राहुल जी ने कहा कि देश में आर्थिक बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, आर्थिक असमानता बढ़ती चली जाएगी, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया। आज स्थिति क्या है? आज देखिए हर जगह आप बात करें आदिवासी वर्ग की, तो आदिवासी वर्ग इनको वोट दे क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। आज चांदी 74,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर चली गई। चांदी एक ऐसी चीज है जो आदिवासी समाज के शादियों के अंदर चांदी के आभूषण जो है वो आदिवासी समाज उसको प्राथमिकता से लेता है। आज चांदी की कीमत कहाँ पहुंच गई, ये बात नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने शिक्षा की बात करी। आज पिछले कोरोना काल से अभी तक एसटी एससी के जो छात्रावास थे वो बंद पड़े हुए हैं। ये सिर्फ किताबी, जो शासन ने किताब बुकलेट छाप दी उसकी बात ये लोग करते हैं। जब जमीन पे जाते, धरातल पे जाते तो पीने तक का सुलभ पानी तक आदिवासी वर्गों को उपलब्ध नहीं है। अलीराजपुर की घटना, झाबुआ में जो घटना हुई, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम शराब को हेरिटेज बनाएंगे, क्या हुआ उस शराब का? क्या दिया? आज आदिवासी युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। क्या उनकी बेरोजगारी की समस्या का हल करा? इन्होंने कहा था चुनाव के पूर्व घोषणा करी थी कि हम प्रति स्टूडेंट को स्टाइपेंड देंगे, क्या अभी तक घोषणा का अमल हुआ? ठीक है अमित चौरसिया जी, आप ही के सवाल के साथ भाजपा प्रवक्ता के पास, मंत्री जी आपके पास आऊंगी। एक तो कि अमित चौरसिया जी की शिकायत है कि आप धरातल पर काम नहीं करते और दूसरी शिकायत ये है कि आप राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी जी की बात कैसे सुने? उन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। आज राहुल गांधी जी मानसिक रूप से चश्मा उतार के जरा राहुल गांधी जी की बातों को सुनने का काम करिए धैर्यपूर्वक। हाँ, मैं सुनती हूँ राहुल गांधी जी की बातों को। अमित जी, राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना को करारी चोट मिल गई उनको, पब्लिक ने उनको जवाब दे दिया। अब आप आदिवासियों की बात करने लगे। अब इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति आप करते रहे हैं। अमित जी, आपकी बारी में जवाब बोल चुके हैं, मेरी बोलने की बारी है। और मैं आपको ये बता दूं, सुन लीजिए, आज जो हमारे देश का सबसे शीर्ष पद होता है उस पर आज एक आदिवासी बहन हमारी सुशोभित कर रही है। ये भी सम्मान किसने दिया? आपने दिया क्या? अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तब आपने शिव भानु सिंह सोलंकी जी को वो मुख्यमंत्री, उनका मुख्यमंत्री में सबसे पहले नाम था आगे, उनको ना बनाकर आपने अर्जुन सिंह जी को बनाया था। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। आपने तो हमेशा आदिवासियों के साथ आपने अन्याय किया। ठीक है, कंधे पे बैठ के लाडली बहना का शिकोपा छोड़ के बहनों का का काम करा। ठीक है मंत्री जी, अमित चौरसिया जी, ठीक है ठीक है अमित जी, मंत्री जी, ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, मंत्री जी पुनः आऊंगी, मंत्री जी पुनः आऊंगी। सबसे पहले रईसा मलिक जी आपके पास आऊंगी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी हमारी मंजरी जी बहन कह रही थी कि जैसे अटल बिहारी जी का उन्होंने जिक्र किया कि लेकिन उनका शासन करने का तरीका अलग था। बहन को शायद पता नहीं कि उन्होंने राजधर्म की शिक्षा मोदी जी को भी दी थी
क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका अलग था और इनका बिल्कुल अलग है। ये सबको लेके नहीं चलते। अगर सबको लेके चल रहे होते तो अटल बिहारी जी ने उनको राजधर्म निभाने की शिक्षा नहीं दी होती, अगर आपको याद हो तो। और आप बहनों की बात कर रहे हैं तो आज बहनें अपने दम पे, अपने बलबूते पे पढ़ लिख कर समझदार होकर घर से बाहर निकली हैं, लोगों के बीच में काम किया है, लोगों ने पसंद किया है, तो आज उनकी मजबूरी है कि वो आज हम बहनों को पूछ रहे हैं। वरना अगर वाकई में अगर मोदी जी बहनों को पूछ रहे होते तो 10 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे उसी समय जो आरक्षण बीच में महिलाओं का रुका हुआ था वो 33% आरक्षण को लागू कर दिया होता, और जो लागू करना अभी लागू किया, लेकिन इस वर्ष क्यों रोक दिया? 24 में उसको लागू क्यों नहीं किया? 24 में क्यों उसको रोक के आगे क्यों नहीं आगे बढ़ गए? उन्होंने सिर्फ एक लॉलीपॉप बहनों को पकड़ाया है, सशक्त बनाने की नियत नहीं है। सिर्फ उनको पहले तो जब आप पार्टी दे रही थी तो कहा जा रहा था फ्री की रेवड़ी मत बांटिए, केजरीवाल जी के लिए कहा गया फ्री की रेवड़ी बांट रहे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरी केजरीवाल जी ने गारंटी शब्द लाए, गारंटी वर्ड यूज किया, आज आप चुरा कर उसको यूज कर रहे हैं। केजरीवाल जी की गारंटी से आप मोदी जी की गारंटी पे आ गए। आपने उसके बाद क्या किया? महिलाओं को कुछ दिया नहीं। आज एक दिन के लिए आपने बस फ्री की, नकल में आपने नकल में एक दिन के लिए बस फ्री की। आप उन्हीं की सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं आप वहाँ तो आप देखिए जब से सत्ता में जब से बसें पूरी फ्री चल रही है, पूरे दिल्ली में आप फ्री घूम रहे, सिर्फ दिल्ली की नहीं बाहर की महिलाएं भी फ्री घूम रही। तो नियत ये होती है कि सत्ता में आते ही काम करो और काम ऐसा करो जिससे जनता को लाभ मिले। ये नहीं होती कि सिर्फ अपने मन की बात करो, आज सामने आओ और निकल जाओ। और ये नहीं होता। कोरोना काल में क्या किया? सिर्फ थाली बजवाई, सिर्फ दिए जलवाए, क्या कोरोना भाग गया? नहीं भागा। कोरोना भागता है काम करने से। आप लोगों ने काम नहीं किया, जनता के नहीं किया, सिर्फ जनता को बहकाया है। ठीक है रईसा जी, भोली जनता को ठीक अपने जाल में ठीक फंसाया है है। विलक्षण जी। देखिए यहाँ पर तीनों ही पैनलिस्ट या तीनों ही पार्टीज के जो मेंबर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि सबसे पहले तो आदिवासियों की सबसे बड़ी यहाँ मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम क्या है। वो ये है लैंड और उससे निकलने वाले फाइनेंशियल राइट्स की एडवोकेसी। यहाँ पर अगर हम देखें प्रादेशिक स्तर में, अगर सिर्फ लैंड राइट्स और उनके फाइनेंशियल राइट्स और उनसे निकलने वाले प्रॉफिट की बात आती है तो भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए अच्छा रहा है क्योंकि अगर आज आप ध्यान से देखें तो जो प्रोमिनेंट सेंट्रल मध्य प्रदेश या आदिवासियों से लगे हुए जंगल के क्षेत्र लगे हैं, उनमें टूरिज्म, इको टूरिज्म के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो फंड्स हैं उन सब को संस्थाओं को डायरेक्ट कर दिया गया। इन संस्थाओं में विस्थापित हुए आदिवासी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करी, उनको अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट तक भी दिया गया जो ऊपरी वर्ग के आदिवासी लोग थे जिनके पास बड़ी थी। अच्छा, नॉट ओनली दैट, एग्रो फॉरेस्ट के रिलेटेड जो भाजपा सरकार ने काम किया है और उनको केंद्र से भी साथ में उनको एक बेनिफिट मिला है, उसके लिए भी कोई दो राय नहीं की जा सकती। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या सिर्फ फाइनेंशियल राइट्स और लैंड राइट्स ही सेटिस्फाई करते हैं? जो ट्राइबल्स के अगेंस्ट वायलेंस हुआ है भाजपा सरकार के ही कार्यकाल में और उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। अगर आप एनसीबी आप रिकॉर्ड्स देखें तो ट्राइबल्स के खिलाफ में हुए वायलेंसेस के लिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मतलब आगे है, सबसे अग्रसर है। और इसका मेजर कारण आप अगर ध्यान से देखें तो ये है कि ट्राइबल्स का एक हमेशा नाता कांग्रेस के साथ रहा है, ओइंग टू द फैक्ट कि एजुकेशन और फाइनेंशियल राइट्स के लिए एक जमाने में कांग्रेस आगे से एडवोकेसी करती थी और ट्राइबल्स में लेस एजुकेटेड होने की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, जिसलिए भारतीय संविधान में उनको आरक्षण के पूरे प्रावधान दिए गए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज आगे आने लगी, उनके फाइनेंशियल राइट्स अकॉर्डेड होने लगे, तो जो सामाजिक एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए थी सम्मिलित संभाव के साथ, जो हम कहते भी हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, एवरीवन इज माय फैमिली, वो ग्रास रूट लेवल पे कभी फॉलो नहीं हो पाया क्योंकि उच्च जाति के लोगों ने एमपी में कई बार ये भी इंस्टेंसेस आए हैं कि आदिवासियों के पूरे गांव जला दिए और उनको लैंड राइट से भगा दिया। टू एन एक्सटेंट भाजपा के कुछ नेता ये भी कहते हुए पाए गए थे कि आप इन जंगलों में क्यों रहते हो, आप आके अर्बन एरियाज में आप आके रहिए, लेकिन ये पूरा चीज नहीं होता। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम इश्यूज क्या आ रहे हैं। फाइनेंशियल राइट्स को अगर भाजपा को आगे एड्रेस करना है तो नॉट ओनली दैट, अब ये जरूरी हो गया है कि लैंड रेवेन्यू इन द सेंस जो पट्टे की जमीनें होती हैं, जो उन क्षेत्रों में अब रिलाई करती हैं जहां पर अब
सर्कल रेट से, कलेक्टर रेट से बेहतर गाइडलाइंस पे रेट मिल सकते हैं, मार्केट रेट मिल सकता है। वहां पर आदिवासी अभी भी गरीब जब्ती में रह रहे हैं, उनको लैंड से निकलने वाले इस बेनिफिट की एडवोकेसी के लिए भाजपा काम कर सकती है। और ऑन द अदर हैंड जब कांग्रेस की बात आती है तो सी, जब हम ये देख सकते हैं कि इनके द्वारा फॉरेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो स्किल इंडिया के अंदर जैसी प्रोग्राम्स अगर कांग्रेस सरकार खुद भी अपनी कार्यकाल में, अगर वो आती भी है, मान लीजिए अगर आती मध्य प्रदेश में, तो कई स्कीम्स ला सकती है। अगर हम रोजगार की गारंटी दे सकते हैं, एमएसपी की लड़ाई कांग्रेस कर सकती है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ये भी कह सकते हैं ना कि ट्राइबल क्षेत्रों या ट्राइबल जमीन से निकले गए उपज के लिए हम बेहतर दाम और बेहतर चीज देंगे, जो कि भाजपा सरकार में ऑलरेडी मिल रहा है आदिवासियों को। बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ पर अगर आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझने की बजाय उनकी समस्या को समझना होगा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। मंजी जैन जी, अमित चौरसिया जी, रईसा मलिक जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर काम कर रही है। बेगा, भारिया और सहरिया मतदाताओं पर ध्यान है। 29 में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और इस वर्ग के 75,000 लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ भी मिला है। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साधने की कवायद करी। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।